में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये देखेंगे कि व्हाई एटम्स केमिकली कंबाइन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, which types of bonds are formed by chemical bonding, what is octet rule and what are the limitations of octet rule। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है। ये एटम्स सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान इनर्ट गैसेस हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स के एटम्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइंड स्टेट में, लाइक ऑक्सीजन एज O2, हाइड्रोजन एज H2, HCl, H2O इन फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एटम्स किसी न किसी फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जॉइंड रहते हैं। ये फोर्स जो इन एटम्स को बाइंड करके रखता है केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक स्ट्रांग होता है और दूसरा वीक होता है। स्ट्रांग बॉन्ड में हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट इस तरह के बॉन्ड आते हैं, और वीक बॉन्ड्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस आते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। अब प्रश्न उठता है व्हाई एटम्स केमिकली कंबाइन। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी पोसेल और लुईस नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1916 में दी गई थी। उन्होंने पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी की, और उन्होंने देखा कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि हीलियम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 यानी इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन का अगर देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 8 यानी कि यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि क्रिप्टॉन को देखा जाए तो 2 8 18 8, इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार ज़ीनान और रेडॉन, इनके भी बाह्यतम कक्ष वैलेंसी शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये सभी एलिमेंट्स जिनको हम इनर्ट गैस या रेयर एलिमेंट्स कहते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, और चूंकि ये केमिकली इनर्ट है तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हीलियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना गया। बाकी सारे एलिमेंट्स जो केमिकली रिएक्टिव हैं, जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे गए, जैसे कि सोडियम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 5 है, कार्बन के 4 हैं, यानी कि इनके बाह्यतम कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पोसेल और लुईस ने एक रूल दिया जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। उसके अनुसार एटम्स इसलिए केमिकली कंबाइन होते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले और उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। और इस ऑक्टेट अटेन करने की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। इस आधार पर पोसेल और लुईस ने 3 तरह के केमिकल बॉन्ड सजेस्ट किए। पहला इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम चलते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। आयनिक बॉन्ड इस तरह का बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन
दे देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर ऑक्टेट अटेन करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या लेना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम क्लोरीन देखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, पर यदि इसको 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब हम जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में बराबर होते हैं। यानी कि यदि सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11 होगा। लेकिन अब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि क्लोरीन को दे दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम के पास बढ़ गया है। इसलिए सोडियम क्या हो गया है? अब सोडियम के ऊपर हमने एक प्लस चार्ज लगा दिया है, सोडियम अब एक आयन में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया है। दूसरी तरफ क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया है, जबकि प्रोटॉन इसके पास कितने हैं? 17 है। तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर एक एक्सेस माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक फ्लोराइड आयन में, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की प्रोसेस में हमने ये देखा है कि सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया है, क्लोरीन एक नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया है। जब दो अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो अब हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया है जो कि आयनिक है। सोडियम क्लोराइड जो हमारा टेबल सॉल्ट है उसमें इस तरह के कई मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहते हैं। वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करते हैं वो थोड़े वीक फोर्स होते हैं, और जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में फोर्स काम करता है वो आयनिक बॉन्ड या एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब इस बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट, formation of ionic bond depends on ionization potential, electron affinity and lattice energy. Ionization potential का मतलब होता है कि energy required to pull out an electron from an isolated gaseous atom. यानी कि isolated gaseous atom से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो जितनी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। यदि ये एनर्जी कम होगी तो आयन आसानी से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम ग्रहण करता है तब एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। यदि इसकी वैल्यू भी हाई हुई तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन आसानी से बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आयन आसानी से बन जाएगा, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और जब ये दोनों आयन पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास आएंगे तो यदि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस तरह के बॉन्डिंग दो ऐसे एटम्स के बीच में होता है जिनकी नेचर लगभग समान होती है। इनमें से कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, तो फिर ये क्या करते हैं, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हाइड्रोजन देखा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम देखते हैं पहले हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आता है तो उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, पर इन दोनों की टेंडेंसी क्या है, पावर कैसी है, सेम है। तो इनमें से कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की है पर एटम, इसलिए ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। हम दूसरा देखते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6।
अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, पर ये दूसरे ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। जब दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसको भी नहीं देना है, तो ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं तो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। इसी तरह से हम नाइट्रोजन का देख सकते हैं। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से इसको 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, इसलिए वो डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के बीच में पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयरिंग करते हैं हर एटम से, इसलिए यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार हम वाटर का एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करता है 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और हर हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन इनको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से एक हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है इनकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एटम्स थोड़े दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड थोड़ा वीक होगा। जब डबल बॉन्ड है तो एटम्स थोड़े क्लोज आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और क्लोज आ जाएंगे। तो जितना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके बिल्कुल सेंटर में नहीं रहकर किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका कारण किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा होना है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ शेड तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। तो जिस एटम की तरफ शेड तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है और जिससे दूर जाता है शेड पेयर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर शिफ्ट होगा? क्लोरीन की तरफ। तो यदि वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हम वाटर के मॉलिक्यूल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी यही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा? हमेशा ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट होगा ये डिपेंड करेगा कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल बना है अब उसके ऊपर क्या हो गए हैं? 2 पोल बन गए हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ बॉन्ड में क्या आ गई है? पोलैरिटी, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़े से आयनिक कैरेक्टर्स भी आ गए। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड का प्रकार है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये उन एटम्स के बीच में बनता है जो समान प्रकार के हों, जैसे 2 हाइड्रोजन है या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर यदि ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? नॉन पोलर बनेगा, क्योंकि दोनों की
जो पावर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। तो यदि पावर सेम होगी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन के बिल्कुल सेंटर में रहता है। तो इस तरह का जो कोवेलेंट बॉन्ड है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। फिर तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही एटम दोनों पेयर देता है। ये विशेष प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है, बट शेयर्ड पेयर जो है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, सिर्फ एक ही एटम्स के द्वारा दिया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर कहलाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो के द्वारा दिखाते हैं, जिसमें एरो का जो नोक रहती है वो एक्सेप्टर एटम्स की तरह रहती है। अब यदि कोई एटम डोनर है तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसके वैलेंसी शेल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे अमोनिया बनी है तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो ये जो जोड़ा है इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ जोड़ा पेयर। और जो नाइट्रोजन के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कहेंगे लोन पेयर। इसी तरह से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में सल्फर के पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो डोनर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में जो डोनर है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। दूसरा जो एक्सेप्टर है उसके पास लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे BF3 है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो जो भी आपका एक्सेप्टर है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन जोड़े को उसमें रख सके। ऐसे कंपाउंड जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं बना लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जब हमने अमोनिया के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड को मिक्स किया तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे अमोनियम क्लोराइड जो बनता है उसमें अमोनियम आयन और एक क्लोराइड आयन बन जाता है। अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से हम देखते हैं कि BF3 और अमोनिया जब आपस में कंबाइन होते हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का वो BF3 के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता है और इस तरह से ये इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। सिग्निफिकेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस। सिग्निफिकेंस ये है कि विभिन्न प्रकार के जो केमिकल बॉन्ड हैं वो किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हमें इस तरीके से पता चलता है। लिमिटेशन इस रूल की ये है कि कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। जैसे हम देखते हैं बेरिलियम क्लोराइड, हमने देखा BH3, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पर ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी तरह से हमने देखा कि कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एक्सपांडेड ऑक्टेट है, यानी कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे PF5, SF6, IF7, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है पर ये स्टेबल है। इसके अलावा इस थ्योरी के बेसिस पे हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है, बॉन्ड एंगल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अभी यहाँ हमने कहा था कि नोबल गैसेस इनर्ट होती है, लेकिन हमारे पास कई एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें जिनॉन जो है कई कंपाउंड फॉर्म करती है, जैसे जिनॉन फ्लोराइड, क्रिप्टॉन फ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सीक्लोराइड। तो ऐसी
कई चीजें हैं जो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो इन सारी ड्रॉबैक को, इस थ्योरी के ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करने के लिए डिपेंडेंसी बाउंड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज दी गई है, जिसको हम हमारे अगले लेसन में देखेंगे। थैंक यू।